हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया, जो 31st मूवी है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। मूवी की एक्सप्लेनेशन से पहले कुछ बात क्लियर करना चाहता हूँ। इसमें जो क्वांटम रियल दिखाया जाता है और हमारा यूनिवर्स, दोनों में ये डिफरेंट होता है कि टाइम और स्पेस क्वांटम रियल में हमारे यूनिवर्स के कंपैरिजन में अलग चलते हैं। मूवी की शुरुआत तब होती है जब क्वांटम रियल में जेनेट फंसी हुई होती है और वहाँ पे एक शिप आके गिरती है, जिसमें से एक आदमी बाहर आता है जो इंजर्ड होता है। तभी जेनेट पे एक क्रीचर हमला कर देता है, जिसको मार के वो आदमी जेनेट की जान बचाता है और इस तरह दोनों दोस्त बन जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है सैन फ्रांसिस्को में एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के इंसिडेंट के बाद का, जब एवेंजर्स ने मिलकर पूरी दुनिया को बचा लिया था और स्कॉटलैंड यानी कि एंटमैन उनमें से एक है। स्कॉटलैंड अभी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है और सब साथ में वो फेमस भी हो गया है। सब लोग उसको पहचानते हैं और उसके साथ फोटोज और सेल्फीज भी खिंचवाते हैं। उसने अपनी एक किताब भी लिखी है जो कि बड़ी पॉपुलर हो रही है। स्कॉट की गर्लफ्रेंड यानी कि होप वैन डाइन, जो कि हैंक पिम्प की बेटी है, वो भी अब लोगों की सेवा कर रही होती है और अपने फादर की पिम्प पार्टिकल की टेक्नोलॉजी की मदद से अफोर्डेबल हाउस और फूड प्रोडक्शन वगैरह को लेके बहुत अच्छा काम कर रही होती है और दोनों साथ में ज्यादा ही खुश रहते हैं। एक दिन बुक रीडिंग के टाइम स्कॉट को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है उसकी बेटी केसी के रिलेटेड। जब वो वहाँ पहुंचता है तो साथ में होप भी होती है और दोनों किसी को बेल कराने के लिए आते हैं। जब वो पुलिस को पूछते हैं कि क्या मैटर हुआ, तो बोलते हैं कि उसने पुलिस को कार को स्मॉल बना दिया था। जब किसी को छोड़ के अपने साथ लेके जा रहे होते हैं तभी वो किसी से पूछते हैं कि आखिर क्या क्या इश्यू था जो तुमने पुलिस की कार को स्मॉल कर दिया था। लेकिन केसी उससे ढंग से बात नहीं करती। वो उन दोनों को समझाती है और बात को सॉर्ट आउट करने के लिए बोलती है। केसी बोलती है कि जब मुझे आपकी जरूरत होती है तब आप होते नहीं हो। वो तीनों जैसे ही अपने फादर हैंक पिम्प और जेनेट के घर जाते हैं डिनर के लिए, तो वहाँ सब लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ हैंक स्कॉट को और किसी को बात करके प्रॉब्लम सुलझाने की बात करता है। लेकिन फिर वहाँ बहस शुरू हो जाती है और किसी बात बात में बोल देती है कि आप मेरे लिए नहीं थे 5 साल के लिए, तभी हैंक और जेनेट ने मेरा ख्याल रखा था। और वो साथ में क्वांटम रियल की स्टडी भी कर रहे होते हैं। होप उनको वो सीक्रेट लैब दिखाने की बात करती है जहाँ पे केसी अपना इन्वेंशन कर रही होती है। लैब में एक एंट की कॉलोनी जो ऑटोमेटिक एंट्री बना रही है वो दिखाता है। जब स्कॉट उसको पूछते हैं कि आखिर ये कैसे कर रही है, तो हैंक बोलता है वो अपने आप ही ये सब सीख रही है और अपने आप को इवेल्युएट कर रही है। तभी किसी एक मॉडल बीकन बनाया हुआ है जो सबको दिखाती है, जिसे क्वांटम रियल में उसका नक्शा पता कर सकता है और वहां अगर जाए वहां के सारे एटमॉस्फेयर और स्टडी कर सकती थी। लेकिन जेनेट ये सब सुन के गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि वहां जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन किसी उनको बोलती है कि ये हमें वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप सारा डिटेल वहां से लाके दे देंगे। हैंक बोलता है कि ये एक प्रकार का हबल टेलीस्कोप है जो सब क्वांटम रियल में काम करता है। इससे सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक बीकन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, जिसको देखकर जेनेट टेंशन में आ जाती है और उसको तोड़ देती है। ये देखकर सब लोग क्वेश्चन करते हैं उसको कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो अपने आप बताना स्टार्ट करती है कि जब वो क्वांटम रियल में थी तो उसके साथ क्या हुआ। आगे वो कुछ बताए उससे पहले ही बीकन अपने आप स्टार्ट हो जाता है और वो सारी चीजें अपने आप अंदर खींचना शुरू कर देता है। वो शुरुआत में चारों लोगों को अंदर खींच लेते हैं और साथ में वो एंट्स की कॉलोनी को भी अंदर खींच लेती है। जैसे ही बीकन अपने आप स्टार्ट हो जाता है और सबको क्वांटम रियल में खींचना स्टार्ट कर देता है, तो तभी हम देखते हैं कि पांचों लोग अलग अलग हो जाते हैं। होप अपने मदर और फादर को यानी कि हैंक और जेनेट को बचाने के लिए अपना सूट अप करके उन दोनों को बचा लेती है और किसी और लोकेशन पे पहुंच जाती है। दूसरी ओर स्कॉट भी अपने साइज बड़ा करके किसी को पकड़ लेता है और नीचे गिरने से और मरने से बचा लेता है। नीचे गिरने के बाद होप और हैंक भी जेनेट को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक जेनेट आके उन दोनों को एक ट्री जैसे दिखने वाले क्रीचर के साथ दबा के खड़ी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक सर्च ड्रोन घूम रहा होता है जो नीली लाइट करके गिरे हुए पब्लिक को ढूंढ रहा होता है। दूसरी ओर किसी भी अपने फादर से सॉरी बोल रही होती है। वो बोलती है कि उससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, लेकिन स्कॉट बोलता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके साथ है। तभी अचानक किसी की नजर एक सन टाइप दिखने वाले क्रीचर पे पड़ती है जो बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है। तभी हैंक उसको धक्का मार के पकड़ लेता है क्रीचर को, उसको दूर दूर फेंक देता है। जैसे क्रीचर किसी और लोकेशन पे गिरने वाला होता है तो वहाँ पे एक वायरस टाइप का बहुत ही बड़ा क्रीचर बाहर आ जाता है जो सन टाइप के क्रीचर को निकल जाता है, जो बहुत ही बड़ा होता है और वो कोट और किसी को निकलने वाला होता है। ये दोनों भाग रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जिसमें से एक लेजर गन टाइप का मस्तिष्क होता है। वो बंदा उस क्रीचर को मार गिराता है और दोनों को बचा लेता है और ये क्वांटम पीपल उन दोनों को पकड़ लेते हैं और अपने मेन लोकेशन पे यानी कि अड्डे पे ले जाते हैं। जब होप अपनी मदर को पूछती है कि आखिर ये क्वांटम रियल में क्या हो रहा है, तो तभी जेनेट बोलती है कि अभी के लिए वो अपनी आवाज नीचे रखे, वो उसको सब कुछ समझाएगी। और वो एक डेजर्ट टाइप दिखने वाले लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे कुछ लोग सामान और क्रीचर पे कुछ मटेरियल लेके ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। जेनेट उनके सरदार से मिलती है जो कि उसका पुराना दोस्त होता है। उसका दोस्त उनको कुछ कपड़े और एक एरोप्लेन टाइप दिखने वाला क्रीचर देता है। जब हैंक उनके बारे में पूछता है तो जेनेट बोलती है कि वो वहाँ पे एक क्रांतिकारी थी या फिर एक टेररिस्ट, जो आप समझ सको वो थी, और ये सब लोग उसके दोस्त थे। दूसरी तरफ स्कॉट और किसी को क्वांटम पीपल एक जगह पे लेके जाते हैं जहाँ अलग अलग वेरायटी के क्वांटम पीपल दिखने को मिलते हैं। वहाँ पे एक जेली टाइप का क्रीचर उसको जूस पीने के लिए बोलता है, लेकिन उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती स्कॉट को। तभी एक बहुत बड़े बर्तन में रेड कलर का एक लिक्विड लेके आते हैं जो स्कॉट को पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कॉट उसका विरोध करता है। लेकिन तभी केसी आ जाती है और उसको ड्रिंक करने के लिए बोलती है। जैसे ही स्कॉट उस रेड लिक्विड को ड्रिंक करता है तो तभी उसको सारे क्वांटम पीपल की लैंग्वेज समझ में आने लगती है और उनको समझ भी सकता है और जो स्कॉट बोले वो लोग वो भी समझ सकते हैं। तभी एक टेलीपैथ वहाँ पे आता है जो दूसरे का माइंड रीड कर सकता है। वो
उनको यहाँ आने का कारण पूछते हैं तो तभी वो लोग बताते हैं कि वो सैन फ्रांसिस्को से है, जो इस यूनिवर्स से कोई और यूनिवर्स है, जिसका वो लोग विश्वास नहीं करते। तभी उनकी एक सरदार आ जाती है और वो बोलती है कि अगर वो भी उसकी तरह यानी कि एक आदमी की तरह अर्थ से आया है तो वो उन लोगों को ढूंढ रहा होगा। जैसे स्कॉट उनको पूछता है कि आखिर वो किसकी बात कर रही है, तो लीडर बोलती है कि वो तानाशाह यानी कि कॉन्करर की बात कर रही है। पीटर पिम फैमिली उस क्रीचर पे सवार होकर एक सब क्वांटम रियल सिटी में पहुंचते हैं, जहाँ पे जेनेट एक डोर पे कुछ सिंबल ड्रॉ करती है, जिसकी मदद से क्लब का डोर ओपन हो जाता है और वो लोग अंदर एंटर होते हैं। जेनेट बारटेंडर को उनकी लैंग्वेज में कुछ ऑर्डर करती है और वो उन लोगों को रेड लिक्विड सर्व करता है। जैसे ये तीनों लोग लिक्विड ड्रिंक करते हैं तो उन लोगों को भी कोड और केसी की तरह सारे क्वांटम पीपल की लैंग्वेज समझ में आने लगती है। जेनेट तभी वहाँ पे खड़े एक आदमी को क्राइलर के लिए पूछता है और उनको मैसेज करने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद एक शिप वहां आकर रुकता है, जिसमें से क्राइलर बाहर आता है और वो जेनेट से बात करना शुरू कर देता है और वो लोग एक टेबल पे बैठते हैं, जहाँ पे क्राइलर उनकी सारी फैमिली को पहचान जाता है। ये देख के हैन और होप दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये सारी बातें अवॉइड करने के लिए जेनेट सीधा ही उसको सवाल कर देते हैं कि अभी कौन कलर क्या कर रहा है, और तभी क्राइलर थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो भी बोलता है कि तुमने हम लोगों को उस टाइम छोड़ के भाग गई जब हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत, यानी कि उस जंग की बात कर रहा है जब क्रांतिकारियों और तानाशाह की फौज के बीच में लड़ाई हुई थी। क्राइलर बोलता है कि उसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग मर गए थे, और तभी अचानक कुछ गार्ड आ जाते हैं गन्स वगैरह लेके। ये देखकर क्राइलर उनको वेट करने के लिए बोलता है और किसी को नुकसान ना पहुंचाने के बाद सिर्फ जेनेट को ले जाने के लिए बोलते हैं। ये देखकर जेनेट भी गुस्सा हो जाती है और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम भी तानाशाह से मिल गए हो। और हैंक्री पिम्प तभी अपने गैजेट से यूज करके एक छोटे से क्रीचर को बड़ा बना देती है, जो क्राइलर और उसके सारे सैनिकों को निगल जाता है और वो लोग क्वांटम सोल्जर का प्लेन लेके वहां से भाग जाते हैं। इधर केसी और स्कॉट को क्रांतिकारियों के लिए जाने के लिए बोलते हैं और वो दोनों भी बोलते हैं कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को अपनी फैमिली जेनेट और दूसरे लोगों को ढूंढना है। जैसे जेनेट का नाम सुनती है तो क्रांतिकारियों के लीडर बोलते हैं कि वो उसको पहचानती है और उन लोगों को जल्दी से यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त कॉन्करर के सैनिक उनको हमला कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पे आर्मी के शिप्स और सोल्जर आना शुरू हो जाता है और उन लोगों को हमला कर रहे होते हैं। सारे लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक बहुत ही बड़ा मशीन टाइप दिखने वाला आदमी आके उन पे हमला कर देता है। जैसे ही वो सामने आता है तो हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं डेरेन होता है, जिसको हम एंटमैन 1 में देखा होता है, जो येलो जैकेट है। उस मूवी के एंड में जब एंटमैन उस येलो जैकेट के सूट को खराब कर देता है तो वो क्वांटम रियल में आ जाता है। डेरेन बोलता है कि अब उसका नाम मोडोक है, ना कि डेरेन है, और उन दोनों को किडनैप करके कॉन्करर के पास ले जाता है। शिप में भागने के बाद जेनेट उन लोगों को बताती है कि जब वो क्वांटम रियल में फंसी थी तभी वहाँ एक शिप आके गिरा था जिसमें एक साइंटिस्ट था। जेनेट ने शुरुआत में उस इंजर्ड साइंटिस्ट की मदद की थी ठीक होने में, और इसी दौरान उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। जेनेट ने जब उसको पूछा कि क्या तुम्हारा शिप हम दोनों को इस क्वांटम रियम से बाहर लेके जा सकता है क्या, तो उसने हाँ बोला था। लेकिन उनकी शिप का इंजन का एक कोर डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकते। तो दोनों साथ में मिलकर उसको ठीक करने में लग जाते हैं। कई साल सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक दिन अचानक वो कोर एक्टिवेट हो जाता है और वो दोनों उसको इंजन में लगा के शिप को स्टार्ट करने वाला होता है। तभी वो साइंटिस्ट जिसका नाम कैंग था वो उसको बताता है कि ये शिप एक न्यूरोकाइनेटिक है जो उसके दिमाग से जुड़ा हुआ है, और ये कोर मल्टीवर्स है, यानी वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकता है। जैसे ही जेनेट उस कोर को इंजन में डालने वाली होती है तभी वो गलती से उसको छू लेती है, जिसकी वजह से उसको सारे विजन आने लगते हैं जो काम कैंग ने किया होता है। कैंग ने बहुत सारे यूनिवर्स को खत्म किया था और कई सारी टाइमलाइंस को भी खत्म किया था, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोगों की मौत हुई थी। जब कैंग देखता है कि जेनेट ने उसके इंजन को छू लिया है तो वो भी समझ गया है कि उसको सारी बातें पता चल गई है, इसलिए वो जल्दी से अपना सूटअप कर लेता है जो उसके दिमाग से जुड़ा होता है और बहुत ही शक्तिशाली होता है। जब जेनेट उसको क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम बाहर निकलने के बाद अर्थ को छोड़ दोगे, तो वो मना करता है और बोलता है कि वो उसको कॉन्करर करेगा। ये सुनने के बाद जेनेट अपने पास रहे गैजेट से उस कोर को बहुत ही छोटा करके लेके भाग जाती है, लेकिन कैंग को अपने सूट से मिली ताकत की हेल्प से वो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण वो कोर जेनेट साथ से गिर जाती है। जेनेट उस कोर के ऊपर अपना गैजेट डाल के उस कोर को इतना बड़ा बना देती है जिसके कारण बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। कोर में ब्लास्ट होने के कारण वो कोर बहुत ही बड़ी हो जाती है, जिसके कारण कैंग उसके पास जा नहीं सकता, क्योंकि जैसे वो उसके पास जाएगा उसके मल्टीपल वेरिएंट बन जाएंगे, तो एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, इसलिए वो जा नहीं सकता। कैंग ने अपने इस प्रिजन को अपने एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया था और बहुत ही बड़ी सेना खड़ी कर ली। वो बोलते कि कैंग को इस क्वांटम रियल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर वो निकल गया तो फिर से तबाही ला देगा। इधर कैंग जेल में रखे हुए स्कॉट और किसी से मिलने जाता है और वो बोलता है कि मोडोक ने बोला कि तुम बहुत ही अच्छे चोर हो, लेकिन स्कॉट उसको डराने की कोशिश करता है, बोलता है कि वो एक एवेंजर है और उसके दोस्त उसको ढूंढने के साथ इधर आ जाएंगे और वो कैंग को मार डालेंगे। लेकिन कैंग बोलता है कि मैं तुम लोगों को जानता हूँ, क्या तुम वही हो जिसके पास हथौड़ा होता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं वो नहीं, वो थोर है, मैं तुम लोगों को पहले भी मार चुका हूँ। ये सुन के वो लोग डर जाते हैं। वो स्कॉट को बोलता है कि अगर तुम मुझे वो चीज ला दो जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती है तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। आखिर वो चीज जेनेट ने उसके पास से चुराई थी। जब कैसी पूछती है कि आखिर तुमको इधर क्यों बंदी बनाया है, तो वो बोलता है कि उसके बहुत सारे वेरिएंट ने उसको साथ मिलकर इधर बंदी बनाया, क्योंकि वो लोग उससे डरते थे। जब स्कॉट उसकी बात मानने से मना करता है तो वो केसी को टॉर्चर करता है और बोलता है कि हम लोग डील कर सकते हैं कि अगर तुम
वो चीज मेरे लिए ला सको तो मैं किसी और तुम लोगों को छोड़ दूंगा। किसी को टॉर्चर होता है देख स्कॉट हाँ बोल देता है और वो लोग एक लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। किंग स्कॉट को उस कोर के पास ले जाता है और बोलता है कि अगर तुम उस कोर को छोटा करके ला पाओ तो मैं किसी को छोड़ दूंगा। जैसे ही स्कॉट उस कोर को लेने के लिए उसमें जंप करता है और ग्राउंड में पहुंच जाता है तो मोडक से पूछता है कि आखिर उसको कैसे लिया जाए। तो मोडक बोलता है कि उस कोर को अगर तुम छोटा कर दो सेंटर में अपना गैजेट डाल के तो फिर तुम उसको पकड़ पाओगे। जैसे स्कॉट उसके पास जाना स्टार्ट करता है तो उसके कई वेरिएंट बनने लगते हैं जो एक दूसरे से बात करने लगते हैं लेकिन कोई एक दूसरे से एग्री नहीं होता। स्कॉट मोडक से पूछता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो मोडक बोलता है कि ये सारी पॉसिबिलिटी है उसके वेरिएंट की, इसी कारण कैंग और मैं वहाँ पे नहीं जा सकते। सब साथ में मिलकर एक साथ हमला करने लगते हैं लेकिन सब बारी बारी मरने लगते हैं। ये सब देख के सारे वेरिएंट डरने लगते हैं लेकिन आखिरकार जब उनकी तादाद बढ़ जाती है तो सब लोग एक जगह इकट्ठा कर हो जाते हैं और ह्यूमन टावर बनाना शुरू कर देते हैं। जब मोडक पूछता कि आखिर ये सब कैसे हो गया तो स्कॉट बोलता है कि इन सब लोगों का एक ही लक्ष्य है, उसकी बेटी को बचाना। इसलिए सारे वेरिएंट्स एक साथ मिलकर काम करने लगे। स्कॉट अपना गैजेट एम करके जैसे कोर पे डालता है लेकिन वो काम नहीं करता और सब लोग गिरने लगते हैं। तभी जेनेट ऊपर से आके स्कॉट का हाथ पकड़ लेती है। जैसे उसका हाथ पकड़ती है तो सारे वेरिएंट उन दोनों के उनके अंदर समा जाते हैं और दोनों सिर्फ एक ही रह जाते हैं और दोनों एक साथ मिलकर कई सारे गैजेट कोर के ऊपर डालना शुरू करते हैं। उनमें से एक गैजेट लग जाता है सेंटर में जिसकी वजह से पूरा कोर साइज में स्मॉल होने लगता है और वो लोग सक्सेस हो जाते हैं। और जैसे नीचे गिरते हैं तभी जेनेट भी वहां आ जाती है और बोलती है कि हम कुछ भी हो जाए लेकिन ये कोर कैंग को नहीं दे सकते। जेनेट उसको मना करती है कोर देने के लिए लेकिन स्कॉट बोलता है कि उसकी बेटी कहाँ है। किंग बोलता है कि जैसे वो कोर मिल जाएगा उसको उसकी बेटी मिल जाएगी लेकिन उसको विश्वास नहीं होता। किंग अपना सूट से कोर को अपने पास खींच लेता है। तभी दोनों साथ में मिलके उस पर हमला करते हैं लेकिन उसके ताकत के सामने उन लोगों की नहीं चलती और इस तरफ प्लेन पे मोडक भी हमला करता है। इसकी वजह से हैंक पिम का प्लेन कई और गिर के डैमेज हो गया होता है। ये देख के जेनेट जैसे भागने लगती है लेकिन किंग उसको पकड़ के अपने हाई टावर में लेके जाता है। किंग जेनेट को कमांड टावर में ले जाता है और उसको बोलता है कि उसके पास एक सोल्यूशन था इस मल्टीवर्स को बचाने का। इनकर्जन्स के कारण पैराडॉक्स क्रिएट हुआ था जिसके कारण दो वर्ल्ड एक दूसरे के साथ टकराते हैं। इसके कारण मिलियंस ऑफ लोग मरते हैं और इसको बचाने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तभी बन सकती थी जब वो किसी एक खराब वर्ल्ड को खत्म कर दे और या फिर एक दूसरी टाइमलाइन को खत्म कर दे जिसके कारण इनकर्जन ना हो और दो प्लैनेट्स कोलाइड ना हो। जेनेट बोलती है कि कोई अच्छा आदमी कोई सोल्यूशन ढूंढता ना कि किसी को खत्म करता है। कैंग बोलता है कि वो कौन कर रहा है और कौन कर रहा है यही करते हैं। जेनेट बोलती है कि जब तुम्हारे वेरिएंट से तुम हार गए तभी तुम इधर आए हो। किंग बोलता है कि हाँ मैं हार गया था और ये मेरा प्रिजन है लेकिन अभी उसने अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया है और उसके पास एक आर्मी है जो उन लोगों से बदला लेगी। दूसरी तरफ केसी को जब सैनिक जेल में ले जाने लगते हैं तभी केसी अपने सूट की हेल्प की मदद से उन लोगों को मारती है और क्रांतिकारी के लीडर को छुड़ाती है और बोलते हैं कि अब हमें यहाँ से भागने के बाद दूसरे लोगों को छुड़ाने के बाद किंग की आर्मी पे हमला करना पड़ेगा। दूसरी तरफ स्कॉट और होप को भी होश आ जाता है और उनके सामने हैंक टीम खड़ा होता है और उसके साथ कुछ चिट्ठियाँ होती है। हैंक उनको समझाता है कि एंड्स भी उनके साथ क्वांटम रियल में आ गई थी, दूसरे यूनिवर्स में चली गई थी जहां उन्होंने खुद को डेवलप किया, इवोल्यूट किया और इतनी इंटेलिजेंट बन गई, एम्पायर खड़ा किया और साथ में ही वेपन भी क्रिएट की और उन लोगों ने साथ में मिलके खुद हैंक को ढूंढा और उन लोगों की हेल्प करने के लिए इस यूनिवर्स में किंग अपने कमांड सेंटर से एक सैटेलाइट ऑन करता है और सारी क्वांटम रियल में मैसेज करता है कि वो लोग सब मिलके बाहर जाएंगे और सारी यूनिवर्स को कॉन्कर करेंगे। लेकिन तभी किसी तरह से प्रोजेक्टर को हैक कर लेती है और खुद मैसेज देने लगती है कि जितने भी क्रांतिकारी छुपे हुए और जितने भी लोग हेल्प कर सके वो किंग से लड़े ताकि ये बाहर जाके किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए और क्रांति की शुरुआत करती है। इधर स्कॉट भी किसी को देख के बदला लेने के लिए अपने जायंट शेप में आ जाता है और वो किंग को ललकारता है और उसके ऊपर हमला करना चालू कर देता है। तभी किंग अपनी टीम को बोलता है जल्दी से लॉन्च शुरू करो और हम यहाँ से निकलने वाले होते हैं। जब सारे शिप स्कॉट पे हमला कर रहे होते हैं तभी होप और दूसरे लोग भी सामने लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं। बाकी के क्रांतिकारी भी साथ में आ जाते हैं और सब मिलके किंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। किंग मोडक को हुक्म देता है कि जल्दी से किसी को पकड़ो और उसको खत्म कर देना। ये सब जेनेट वहाँ कड़ी कड़ी देख रही होती है। किंग के लोग कोर को इंजन में डाल के उसको एक्टिवेट कर देते हैं और जल्दी से लॉन्च करने वाले होते हैं। जैसे शील्ड ओपन हो जाती है तो कोई उनको कुछ टच नहीं कर पाता तो स्कॉट अपने बड़े शेप में आ जाते हैं और जेनेट उसको दूर से धक्का देती है। जैसे ही गोले के पास पहुंचती है तो अपना बड़ा शेप के कारण उस गोले को डैमेज कर देती है और उसका शील्ड ब्रोक हो जाता है जिसके कारण सारे क्रांतिकारी अंदर एंटर हो जाते हैं और वो सारे सैनिकों से लड़ने लगते हैं और उनको हराने लगते हैं। नहीं तो मर्डोक भी किसी पे हमला करता है लेकिन किसी उसके ऊपर भारी पड़ती है। जब किसी उसको सुधरने की और हम लोगों की हेल्प करने के लिए बोलती है तब मोडक बोलता है कि बहुत देर हो गई लेकिन किसी उसको समझाती है कि अच्छा काम करने के लिए कभी भी देर नहीं होती और उसका साथ देने के लिए बोलती है। कैसे अपने फादर से मिल जाती है और वो खुश हो जाते हैं और सब लोग जैसे ही साथ में मिलकर हमला करते हैं तो कभी किंग की आर्मी वीक पड़ने में लगती है लेकिन अब किंग खुद लड़ाई में शामिल होता है। जैसे वो आता है तो उसके सूट और उसकी पावर की वजह से वो बहुत सारे लोगों को मार डालता है। वो डेजरेट क्वांटम पीपल को एक ही ब्लो में खत्म कर देता है और उनके लीडर पे भी भारी पड़ता है।
उसकी पावर और तबाही देख के सारे क्रांतिकारी भागने लगते हैं। सिर्फ हैंक, स्कॉट, केसी और होप ही रहती है साथ में। उनको मारने वाला होता है तभी वहाँ पे हैंक अपनी चीटियों के साथ आ जाता है और सारी एंट्स साथ में मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं। कैंग ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एंट्स के बाद इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी और उसका शील्ड एक्टिवेट कर देता है, लेकिन एंट्स उनके ऊपर भारी पड़ने लगती है। कैंग अपने सूट्स की हेल्प की वजह से और ब्लॉक करता है और चीटियों को हराने लगता है। तभी मोडोक अपने आप को सेक्रीफाइस करके उसका शील्ड खत्म कर देता है। जैसे ही शील्ड खत्म हो जाता है तो एंड्स उसका सूट को डैमेज कर देती है ताकि उसके पास कोई पावर ना हो और कैंग भागने लगता है। इधर जेनेट उस हाई टावर में केसी का बीकन ढूंढ लेती है और वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं सारे लोग। केसी वहाँ पहुंच के उस बीकन को फिर से एक्टिवेट करती है और एक पोर्टल ओपन करती है जिसके हेल्प की वजह से वो सब लोग वहाँ से बाहर जा सके। वो सब लोग बारी बारी बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही आखिर में केसी और स्कॉट रहते हैं तभी अचानक कैंग उन पे हमला फिर कर देता है। स्कॉट धक्का देके केसी को बचा लेता है लेकिन वो अंदर ही फंस जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन अभी कैंग सिर्फ अकेले स्कॉट पे भारी पड़ने लगता है। तभी उसकी हेल्प करने के लिए होप अंदर आ जाती है और पोर्टल बंद हो जाता है। होप और स्कॉट दोनों मिलकर कैंग को हरा देते हैं और उसको धक्का देके फिर से उसी कोर में डाल देते हैं। कोर के कारण अब कैंग खत्म हो जाता है और मर जाता है, लेकिन वो दोनों इसी क्वांटम रियल में फंस जाते हैं। बाहर केसी फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट कर देती है और बीकन को एक्टिवेट कर देती है जिसकी मदद से वो फिर से एंटमैन और होप को बाहर ले आती है। इसी के साथ